Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is the video number 12 from the chapter Solution. इस वीडियो में हम हेनरी लॉज की लिमिटेशंस और हेनरी लॉ के एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और साथ में पिछली वीडियो में जो हेनरी लॉ को हमने बताया था उसकी थोड़ी सी समरी भी समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि यदि किसी लिक्विड के ऊपर कोई गैस प्रेजेंट है और उस गैस की इस लिक्विड में हम सॉल्युबिलिटी को देख रहे हैं, तो इस गैस की इस लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो मास पर यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन करी जाएगी। यानी कि यदि हम इस गैस की इस लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी को देख रहे हैं तो वो सॉल्युबिलिटी को हम मास पर यूनिट वॉल्यूम के रूप में लिखेंगे और ये मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डिसॉल्व गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस exerted on the surface of the liquid. इस गैस के इस लिक्विड में यूनिट वॉल्यूम में घुला हुआ मास जो होगा वो इस गैस द्वारा लगाए गए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे यूनिट लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम में इस गैस का डिसॉल्व मास भी बढ़ता चला जाएगा, यानी कि इस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर लिक्विड के ऊपर एक सिंगल गैस ना होकर, देखिए यहाँ पर तो एक सिंगल गैस है, अगर लिक्विड के ऊपर एक सिंगल गैस ना होकर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, तब अलग अलग गैस की सॉल्युबिलिटी को हम लिक्विड में मोल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे और मोल फ्रैक्शन में के रूप में एक्सप्रेस की हुई गैसों की ये सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए डाल्टन का लॉ आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब गैसों का कोई मिक्सचर होता है तो उस गैसेस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर होता है। देखिए यदि गैसेस मिक्सचर में कई सारी गैसेस प्रेजेंट हैं ए बी सी डी, तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल गैस की सॉल्युबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्लेन किया है, ये मोल फ्रैक्शन will be directly proportional to the partial pressure of this individual gas. तो ये है हेनरी का पहला स्टेटमेंट, ये है हेनरी के द्वारा दिया गया दूसरा स्टेटमेंट फॉर द मिक्सचर ऑफ गैस। पहला स्टेटमेंट एक सिंगल गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में डिफाइन करता है और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो उस कंडीशन के लिए जब लिक्विड में किसी गैसियस मिक्सचर में उपस्थित किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को देखा जा रहा है। देखिए अगर लिक्विड के ऊपर एक गैसियस मिक्सचर प्रेजेंट है तो अलग अलग गैसों की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी और उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी उसे मोल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे और वो मोल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस की गई सॉल्युबिलिटी उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हेनरी लॉ का दूसरा स्टेटमेंट है जो उसने डाल्टन के विचार आने के बाद
गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर डाल्टन के विचार आने के बाद उसने अपना अल्टरनेटिव स्टेटमेंट दिया था, ये वो है। अब हम हेनरी लॉ की लिमिटेशंस और हेनरी लॉ की हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस को समझेंगे। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट हेनरी लॉ इज वैलिड इफ, देखिए गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपने प्रेशर बहुत हाई कर दिया तो हेनरी लॉ फेल हो जाएगा। टेम्परेचर कम करने पर भी गैसों की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ती है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो भी हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। अच्छा, जिस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी देखी जा रही है, अगर वो गैस उस लिक्विड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है किसी और कारणों से, तो भी हेनरी लॉ जो है वो सही प्रकार से एप्लीकेबल नहीं होगा। गैस लिक्विड में ना तो डिसोसिएट होनी चाहिए ना एसोसिएट होनी चाहिए, और वो गैस उस लिक्विड से केमिकली रिएक्ट भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात है तो भी हेनरी लॉ जो है वो भली भांति पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम देखेंगे हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस। देखिए, हेनरी लॉ की हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा हेनरी लॉ का यूज़ किया जाता है, और हमारे कई बायोलॉजिकल फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने में भी हेनरी लॉ की मदद ली जाती है। जैसे इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं या सोडा वाटर्स होते हैं, उनमें CO2 को डिज़ोल्व किया जाता है, और CO2 को डिज़ोल्व करने के लिए ऑब्वियसली बात है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर को हाई करके CO2 को सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर की बोतलों में भर दिया जाता है। दूसरा हेनरी लॉ का बड़ा यूज़ होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमिना को समझाने में, और वो बायोलॉजिकल फिनोमिना है बैंड फॉर्मेशन। देखिए, ये बैंड फॉर्मेशन क्या होती है? जब स्कूबा डाइवर्स समुद्र में नीचे जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं गोताखोर जो समुद्र में गोताखोरी करते हैं, जब वो स्कूबा डाइविंग करते हुए समुद्र में नीचे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अपने कंधे पर वो गैसियस मिक्सचर का एक सिलेंडर ले जाते हैं। देखिए, उस सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन नहीं भरी होती, उस सिलेंडर में गैसों का मिक्सचर भरा होता है, और ये गैसें अधिकतर वही होती हैं जो एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। सिलेंडर में गैसेस का मिक्सचर इसीलिए भरा जाता है जिससे स्कूबा डाइवर्स को सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर वाला नेचुरल कंडीशन ही मिले, और इन डिफरेंट गैसेस की जो परसेंटेज होती है सिलेंडर में वही रखी जाती है जो नेचुरली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन इन सभी गैसेस में जो ऑक्सीजन होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, तो केवल वो ही ब्लड के अंदर एंट्री पाती है। लेकिन जैसे जैसे स्कूबा डाइवर्स समुद्र में नीचे गहराई में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ कुछ नाइट्रोजन भी ब्लड के अंदर आ जाती है। ये घुली हुई नाइट्रोजन तब वापस ब्लड से आती है जब स्कूबा डाइवर्स दोबारा से सतह पर आते हैं। जब स्कूबा डाइवर्स दोबारा से सतह पर आते हैं तो प्रेशर बढ़ने के कारण जो नाइट्रोजन गैस ब्लड में घुल गई थी, वो घुली हुई नाइट्रोजन वापस बबल्स के रूप में ब्लड से बाहर आती है और कैपिलरीज को डैमेज कर देती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड फॉर्मेशन। इस बैंड फॉर्मेशन को रोकने के लिए सिलेंडर्स में हीलियम जैसी गैसों को भरा जाता है जो सिलेंडर में नाइट्रोजन की परसेंटेज को थोड़ा कम कर देती हैं, जिससे इसका प्रेशर में कमी आ जाती है, और प्रेशर में कमी आने से
इसकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और ये ब्लड में गहराई पर प्रेशर बढ़ने के बाद भी उतनी ज़्यादा ब्लड में नहीं मिलती है और बैंड फॉर्मेशन का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। अगला हमारा बायोलॉजिकल फिनोमिना है एनॉक्सिया। देखिए एनॉक्सिया क्या कंडीशन होती है? देखिए हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है और जिस कारण ऑक्सीजन का भी जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है और ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में कम हो जाती है और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे मेमोरी लॉस, चक्कर आना, उल्टियाँ आना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। तो इसका कारण भी यही होता है कि पार्शियल ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे कम होता है, जिस कारण ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाता है और ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो एनॉक्सिया को भी हमने हेनरी लॉ की मदद से ही एक्सप्लेन किया। देखिए एनॉक्सिया के ऊपर क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में कई बार आया है और अनेकों बार रिपीट होता रहता है, तो इसको भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से समझें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।